बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी को हिंदू राष्ट्रवाद की चिंता सता रही है। उनका मानना है कि देश में राष्ट्रीयता को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है और देश में असुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति का यह विवादास्पद बयान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से आया है। हामिद अंसारी का मानना है कि देश में एक धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है और असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। जाहिर है हामिद अंसारी के इस बयान का विरोध होना था और वो शुरू भी हो गया है, लेकिन सरकार के विरोध की धुन कुछ नेताओं पर ऐसी सवार है कि वो हामिद अंसारी के इस विवादास्पद बयान के समर्थन में भी खड़े हैं। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. Some of its recent manifestations are chilling and reflect poorly on our claim to be governed by rule of law. Why have segments of opinion in a plural society with a long tradition of accommodation of diversity decided to question it in favor of a unilateral and distorted reading of its past? नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार निरंतर रूप से इस प्रयास में लगी है कि भारत विकसित देश बने, और यहां देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हर चीज पर एक भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए लग जाएंगे। विदेशी मंच पे बैठ के ऐसे दिखाएंगे जैसे भारत के अंदर में एक बहुत खराब माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते देश की छवि सुधारने के लिए, और कुछ लोग का एजेंडा होता है कि विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। अगर छत्तीसगढ़ में गॉडसे की पूजा की बात न की जाती, महात्मा गांधी को गालियां न दी जाती, हरिद्वार के अंदर तलवारें निकाल के मुसलमानों के कत्लेआम का नारा न लगाया जाता, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 80% 20% के बीच चुनाव की बात न करते और देश का प्रधानमंत्री सुनता रहता, एक लफ्ज नहीं बोलते, तो शायद हामिद अंसारी को यह बयान नहीं देना पड़ता। हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। पे सबसे ज्यादा बंटवारा अगर किसी ने किया, किसी उपराष्ट्रपति ने किया, अपने पद पे रहते हुए किया, तो ये हामिद अंसारी थे। ये पूरा देश जानता है। और ये आदमी कहता है कि धार्मिक आधार पे बंटवारा हो रहा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इतने महत्वपूर्ण पद पे रह चुके हैं, लेकिन उनको अपनी गरिमा नहीं है तो वो पद की गरिमा क्या समझेंगे। हिंदू राष्ट्र अगर इस देश को बनना होता तो उसके लिए हामिद अंसारी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कब का हिंदू राष्ट्र बन जाता? आज से 8 साल पहले 2014 में मोदी जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आए थे, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता था। अपनी पे आ जाए तो हिंदू राष्ट्र बनने में यहाँ पे कितना देर लगेगा? 2 मिनट नहीं लगेगा। एक बार भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तब इसे सेकुलर राष्ट्र कौन दल बनाएगा? जरा बता दें हामिद अंसारी को। देश में एक चुनी हुई सरकार है जिसका प्रचंड बहुमत है, लेकिन वो चुनी हुई सरकार कुंभकर्ण की नींद सो जाती है जब महात्मा गांधी को गाली दी जाती है,
जब महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां होती हैं, जब इस देश में नरसंहार का आह्वान होता है, तब ये चुनी हुई सरकार और हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सन्न मार लेते हैं, जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है। आपने तो उन लोगों को अपने पार्टी में रखा हुआ है, उन लोगों को सांसद बनाया हुआ है जिन्होंने गांधी के हत्यारों की लगातार जय जयकार की है, जिन्होंने गोडसे को अपना आइडियल माना है, आदर्श माना है, और जिन्होंने हेमंत करकरे जैसे शहीदों के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और पर टिप्पणी करने से पहले चुनी हुई सरकार से कुछ सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। तो सुना आपने, हामिद अंसारी के ऐसे विवादित बयान का भी कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। खैर, आपको हामिद अंसारी का इस बयान का असल मायना समझना हो तो आपके लिए ये जरूर जानना होगा कि आखिर हामिद अंसारी ने ये बयान दिया कहां पर है, किस मंच पर दिया है, किन लोगों के बीच दिया है, और कैसे आप सच जानने के बाद समझ जाएंगे कि हामिद अंसारी जिस मंच पर बोले वो था ही भारत विरोध के लिए। कार्यक्रम था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का, जो जमाते इस्लामी समर्थित संगठन है। IAMC अमेरिका में भारत विरोधी अभियान का हिस्सा है। IAMC पर कोरोना संकट के नाम पर ठगी का आरोप है। IAMC के संस्थापक ने रोहिंग्याओं के नाम पर चंदे की वसूली भी की है। IAMC के प्रमुख सदस्यों ने ICNA का भी नेतृत्व किया है। ICNA संगठन अमेरिका में जमाते इस्लामी पाकिस्तान का विंग है। ICNA के लश्कर समेत कई आतंकी संगठनों से संबंध भी हैं। IAMC प्रमुख रशीद अहमद ईमाना से भी जुड़े हुए हैं। ईमाना ने कोरोना मदद के लिए जुटाए पैसों का गबन किया। ईमाना के संचालन निर्देशक पूर्व पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारी हैं। अब आप मुझे बताइए कि हामिद अंसारी जी का ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होना, भारत के एक पूर्व उपराष्ट्रपति का ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होना जिसका एजेंडा ही भारत विरोध है, जिसका एजेंडा यह है कि पाकिस्तान आबाद हो और हिंदुस्तान बर्बाद हो, ये मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोध वाली वांछा क्यों आ गई, और ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, खासकर जो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ चुके हैं। ये सवाल उठ रहा है। हां, आप बीजेपी का विरोध कीजिए, हां मोदी का विरोध कीजिए, लेकिन कहां बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, कौन आपको मंच दे रहा है और किसके साथ आपकी साठगांठ हो रही है? क्या यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है? भारत सरकार के मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत माहेश्वरी जी, यहां पर उपस्थित हमारे सारे विधायक के प्रत्याशीगण, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, लक्ष्मी नारायण जी खड़े हो जाइए भाई, ताली बजाओ लक्ष्मी नारायण जी के लिए। श्री पूरन प्रकाश जी बलदेव के विधायक है। गोवर्धन के प्रत्याशी आगे राउंड है, वहीं पर है। श्रीकांत जी भी मेरे साथ अभी राउंड में थे और राउंड में गए हैं। श्रीकांत जी भी आ गए हैं। और आज यहाँ विशेष जो वृंदावन मथुरा से संतगण उपस्थित है, इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज इस छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए मथुरा वृंदावन के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं 2022 के यूपी इलेक्शन के 2022 के यूपी इलेक्शन के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं। क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने एक छोटी सी मीटिंगें करने की आचार संहिता बनाई है। भारतीय जनता पार्टी भी आचार संहिता का सम्मान करती है और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के संवाद के माध्यम से
और संवाद को मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाकर इस बार चुनाव प्रचार किया गया। मित्रों, आज मैं जब मथुरा में आया हूं, ये मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश, देश भर के लोगों का श्रद्धा केंद्र है, क्योंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही है। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं, तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे, तुरंत बोलेंगे। और न केवल देश, दुनिया भर के अंदर समर्पण भाव के लिए राधा जी का जो कृष्ण के प्रति समर्पण था, जो भक्ति थी, उसके लिए कृष्ण के आगे भी आज हम राधा का नाम देते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और ये भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया था। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए। और मगर मैं इस पर जरा बाद में आऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से व्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, व्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देता। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत। और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं व्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं, ये 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूंगा। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव है, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? आती है? बताओ।
अब यूपी का विकास करना है। आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र आ गया। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो किसी एक जाति की नहीं है, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली, जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। हमने लोगों का जो पैसा था, लोगों का जो अधिकार था, उसको अपने घर में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को हम सब जानते हैं, मगर तनिक मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने किया है। मित्रों, यहां पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से, भारतीय जनता पार्टी के शासन में
डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और अगर आप इसका जवाब देना चाहते हो तो जरूर दे दो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता अगर आपको आंकड़े दिखा जाएगा। ये जो दावे करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शासन के अंदर सुशासन क्यों नहीं है? यहां कानून का राज क्यों नहीं आया? और मित्रों, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खस्ता हाल, लाले पड़ गए थे तनख्वाह करने के। आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। एक बार और आशीर्वाद दे दो, राधे राधे कर कर अगले 5 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, यहां बहुत सारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। अब तो बोतल का जमाना आ गया है, परंतु पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? जरा जोर से बोलो भाई, लगाते थे या नहीं लगाते? तो ये 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगा। मित्रों, कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। लोहा ही होता है, गढ़ने में परिवर्तन हो। यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी, मगर शासन किसके हाथ में है, इसका परिवर्तन है। आज श्रीकांत शर्मा यहां बैठा है। श्रीकांत को मैंने मेरे साथ कार्यालय में काम करते हुए देखा है। इतने युवा कार्यकर्ता को इतने बड़े राज्य का हमने ऊर्जा मंत्री बना दिया। जिले जिले में, मुझे बताओ भैया, जिले जिले में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? शहरों में 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? गांव में 20 से 23 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? पहले आती थी क्या? आती थी क्या? तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा। शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। मित्रों, हमने गुंडा राज से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त किया है, दंगों से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, यहाँ पर ढेर सारे काम यहाँ पर किए गए हैं। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ जरूर बताऊंगा। भगवान परशुराम के नाम पर यहाँ प्रदेश में परशुराम पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं। यहाँ पर वृंदावन के अंदर ढेर सारे काम भी हमने चालू किए हैं। मथुरा में भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। व्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। व्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास
मैं पहले भी आया हूं, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूं। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। बांके बिहारी मंदिर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है। लगभग मथुरा वृंदावन निगम क्षेत्र में 70,000 घरों को, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब घर है, उनको शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्म सर्किट, जैन सर्किट और सूफी सर्किट को भी चालू कर धार्मिक पर्यटन को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी की जब सरकार आई तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार देश के करोड़ों गरीबों, आदिवासियों और दलितों की सरकार होगी, पिछड़े समाज की सरकार होगी। और मोदी सरकार ने 7.5 साल में इसको चरितार्थ कर दिखाया है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। अखिलेश भाई, सुनते हो तो जरा जवाब दे देना कि आपके शासन में और बहन जी के शासन में 20 साल में ये सब क्यों नहीं हुआ था? जरा जवाब तो देना। आपने भी कम शासन नहीं किया है। देना चाहिए नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, 1,67,00,000 गरीबों के घर में मोदी जी ने गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाकर धुएं से मुक्त। एक गरीब के घर में जब गैस का चूल्हा पहुंचता है तो पूरा घर धुएं से मुक्त हो जाता है। बीमार आदमी का तो भला होता है, खाना पकाने वाली मां की आंख की ज्योति भी नहीं जाती, फेफड़े भी इसके सलामत रहते हैं। लगभग 2,61,00,000 शौचालय बना रहे। 2,61,00,000 घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। मित्रों, वो परिवार की महिलाओं की स्थिति की आप कल्पना करते हो। इसलिए उत्तर प्रदेश में शौचालय को इज्जत घर नाम दिया है, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आजादी के 70 साल के बाद वो माँ, बहन, बेटी शर्मसार होती थी। आज मोदी जी ने ये 2,61,00,000 परिवारों की 10 करोड़ बहनों को, भाइयों को आज शौचालय देकर उनका सम्मान करना का काम किया। मातृवंदना योजना में 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें आजादी के 70 साल के बाद बिजली नहीं थी। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओ भाई, दे सकता है क्या? 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मोदी जी ने लोन देकर उनके जीवन को कोरोना काल में पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 6 लाख से ज्यादा लोगों को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तब आप मानकर चलिएगा कि सबको डर था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। किसी की रेहड़ी पटरी बंद हो जाएगी, किसी की ऑटो बंद हो जाएगी, किसी का कल कारखाने छोटे छोटे बंद हो जाएंगे। ये लोग खाएंगे क्या? कोई बचत तो होती नहीं। दिन का कमाकर शाम को खाते हैं। क्या होगा? मोदी जी ने 16 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त अनाज देकर उनके जीवन निर्वाह को आगे बढ़ाने का। विश्व में कहीं पर भी चले जाइए मित्रों, कोई भी प्रांत में चले जाइए, कोई भी देश में चले जाइए, देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को खाने का अन्न नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के सर पर नहीं है, इसका आशीर्वाद ये वृंदावन और मथुरा की जनता के सर पर है। क्योंकि सरकार तो आपने बनाई थी, आप सरकार न बनाते तो ये कैसे होता? प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के पास घर नहीं थे। अखिलेश बाबू सुन लेना,
गरीबों की बात करते रहे आप, घर नहीं थे गरीबों के लिए। 42 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसको नीचे तक पहुंचा है। 2,54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 37,000 करोड़ रुपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंचाया है। अखिलेश शिवपाल की जोड़ी सुन ले, कोई बिचौलिया नहीं है, पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं और लगभग 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देकर 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,66,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड दिए। मैं गन्ना के क्षेत्र में आया हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं। अखिलेश बाबू गन्ने की भी बात करते हैं। भैया अखिलेश, आपके राज्य में रिकॉर्ड लेकर आओ जनता के सामने, कितना पेमेंट हुआ था। ये बुआ भतीजा दोनों के राज्य में 55,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। कितना हुआ था, जोर से बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1,48,000 करोड़ रुपया का पेमेंट। ये बुआ भतीजा के राज्य में 42 गन्ना मिले थी, 21 कर गए, 21 बंद कर दी ना। उसमें गबन भी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। हमारे राज्य में एक भी नहीं बंद हुई और 20 की क्षमता विस्तरण का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये गन्ने की बात करते हैं। मोदी जी ने इथेनॉल खरीदकर गन्ना किसान को मजबूत किया। रॉ शुगर पर इंपोर्ट की ड्यूटी डालकर शुगर के दाम, चीनी के दाम बैलेंस कर किसान को अच्छा गन्ने का दाम मिले, ये सुनिश्चित किया है। और मित्रों, लॉकडाउन के अंदर भी ये मिलें बंद नहीं हुई, ये मिलें चलती ही रही और ढेर सारे उसके कारीगरों को और गन्ना किसानों को अपना भुगतान समय पर मिलता रहा। मित्रों, ये प्रदेश, एक ही प्रदेश ऐसा है उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं। चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, ढेर सारे संतों महात्माओं का यहाँ डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है भाई? क्योंकि यही तो भूमि है जहाँ से हमारी संस्कृति पनपी। महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता था। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दजा चढ़ती है। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। और जो कहते थे, संसद में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे, खून की नदियां बन जाएगी, कंकर भी डालना नहीं डाला, पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाला। और आज वो कश्मीर भारत माता का मुकुट मणि
देश का भिन्न हिस्सा होकर गौरव के साथ भारत के नक्शे का हिस्सा बने। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया, बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत है, खोल दो। सहमत हो भैया? आप सहमत हो? अरे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, काहे को चिंता करते हो आप? एक जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानित करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती और ये देनी भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा, सीमाएं उत्तर प्रदेश की भी नेपाल से सटी हुई, ये सीमांत राज्य है, यहां पर भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। यहां पर प्रशासन, कानून और व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं मित्रों, हमने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी देखा है। ये कोई रख सकता है क्या? जवाब तो ये जरा कोई, ये उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? कश्मीर को संभाल सकते हैं क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। आप सब ने तय करना पड़ेगा, आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। आप सबने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। उत्तर प्रदेश और देश को अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता मित्रों। अतः मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह 2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारी झोली कमल के फूलों से भर दीजिए। और ये बांके बिहारी की भूमि पर, ये मथुरा की भूमि पर, पवित्र भूमि पर खड़ा रहकर कहता हूं, हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विकसित भी बनाएंगे और देश में नंबर 1 बनाएंगे। आप सभी लोग इतनी देर से बैठे हैं और मुझे शांति से सुना, हमारे सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद भी दिया, इसलिए अंत में करबद्ध होकर आपका धन्यवाद कर मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आए और आकर धन्यवाद ज्ञापन दें। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। आप सबने माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सुना। मैं एक शब्द कहकर इस बैठक को समाप्त करने की घोषणा। वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है और साथ ही ऑड इवन को भी हटा दिया गया है। डीडीएमए की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है कि अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू बना रहेगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर ध्यान देने की बात होगी। और शादियों को भी इजाजत है, कम से कम मैक्सिमम 200 लोग या 50% कैपेसिटी। रेस्टोरेंट और बार्स भी खुले रहेंगे 50% कैपेसिटी पर। स्कूल्स पर फैसला अगली डीडीएमए मीटिंग पर लिया जाएगा। विक्रांत जुड़ रहे हैं और भी डिटेल्स के साथ। तो बहुत बड़ा फैसला कि धीरे धीरे पूरी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया हो, सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू रहेगा और स्कूल पर अभी भी बंद है, पाबंदी है। विक्रांत।
देखिए आनंद, बिल्कुल बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि दिल्ली की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 30% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब वो घटते घटते 10 से नीचे आ चुकी है। तो आज की जो डीडीएमए की बैठक थी उसमें दिल्ली के व्यापारियों की एक बड़ी मांग मानी गई, जो लगातार ये कह रहे थे कि वीकेंड कर्फ्यू को अब हटा दिया जाए और दिल्ली के बाजारों में जो ऑड इवन का रूल चल रहा है दुकानों को खोलने के लिए, उसे भी हटाया जाए। तो ये दोनों चीजें हटा दी गई हैं, यानी अब जो वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार की शाम से लगता था, जो सोमवार सुबह तक रहता था, उसमें केवल नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन बाजार शनिवार और इतवार को भी खुलेंगे। तो ऑड इवन, और जो बाजारों में ऑड इवन था वो भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, यानी अब सारी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी। नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिल गई है। दिल्ली के सरकारी जो कार्यालय थे उनमें लोगों को वर्क फ्रॉम होम किया गया था, लेकिन अब उसमें भी 50% क्षमता रहेगी। हालांकि स्कूल खोलने के मामले में अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं अमूमन कि अगले हफ्ते यानी 1 फरवरी से धीरे धीरे स्कूल्स भी खुलने की बात हो, क्योंकि कई जगह से अब ये बात निकल के आई है कि बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इतनी देर तक स्कूलों को बंद रखना, उन्हें खोल देना चाहिए। अब पॉजिटिविटी दर अगर 10% से नीचे आ गया है तो शायद इस पर भी जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा दिल्ली में। विक्रांत, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अखाड़ा में एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिशन 300+ का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनावी महायुद्ध में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इस कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले अमित शाह ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा की और बांके बिहारी का आशीर्वाद भी लिया। इसी दौरान उन्हें एक बच्ची मिल गई जिसे उन्होंने माला पहनाई और प्यार से सिर पर थपथपाया भी। अमित शाह जैसे ही मंदिर से निकले, उन्होंने उन पर लोगों ने फूलों की बारिश की और जय श्री राम के नारे भी लगाए। बाहर निकलकर अमित शाह ने लोगों से मुलाकात भी की और अब से थोड़ी देर पहले सरस्वती विद्या मंदिर वहाँ पर लोगों को संबोधित भी किया। ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। बांके बिहारी मंदिर में एक छोटी सी बच्ची से मिलकर उसे माला पहनाकर उसे आशीर्वाद देकर उसके सर पर उसको थपथपाया भी और फिर वहाँ बांके बिहारी के आसपास वहाँ की गलियों से निकले भी। थोड़ी देर पहले उन्होंने इसका वर्णन भी किया कि वहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं वहाँ उसको संवारा गया है, उसको इम्प्रूव किया गया है और भी उस पर काम करने की बात उन्होंने कही है। और ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जो काम किया है और 5 साल दीजिए, एक और मौका दीजिए। मनीष शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी नमस्ते। तो ब्रजभूमि में अमित शाह जी उतर गए हैं, कहा है कि पिछली बार जैसा समर्थन दिया अब की बार भी दीजिए। 2014 और 2019 में जैसे मोदी जी को समर्थन दिया वैसे इस बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार को दीजिए। लेकिन जहां ये जाट बहुल्य ये फेज है पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के अमित शाह जी के मैसेज को कैसे देखा जाए जो उन्होंने आरएलडी और जयंत चौधरी जी को दिया था, क्योंकि उसको तो जयंत चौधरी जी ने साफ ठुकरा दिया कि मुझे कोई न्योता ना चाहिए। देखिए 2 बातें हैं। एक तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास चक्र चलाया है उसको आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जयंत चौधरी आरएलडी और सपा का कोई नया गठबंधन नहीं है, 2019 में भी गठबंधन रह चुका है। तीसरी बात जो ये कि गलत पार्टी में चले गए जयंत चौधरी, ये तस्दीक करती है उस बात को जो अजीत जी ने कही थी। स्वर्गीय अजीत सिंह ने कहा था एक बार कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा। तो हमको लगता है कि ये बात तो अजीत सिंह जी भी कहते थे कि सपा सही जगह नहीं है, उस गाड़ी में जहां झंडा लगा उसमें कौन लोग बैठते हैं, अजीत सिंह जी ने भी बताया था। तो सेम वही बात कल माननीय अमित शाह जी ने भी कही है। देखिए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहां गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। सपा बसपा ने मिलकर जितना भुगतान नहीं किया था, मायावती जी और अखिलेश के समय का जो भुगतान बकाया था उसको भी किया, अपने समय का भी किया। किसानों की उपज की खरीद हम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले आ रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ में भी राजा महेंद्र सिंह जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। नई चीनी मिलें बनाई गई है। पर पिछले 1-1.5 साल से जो किसान आंदोलन चलाया कानून के विरोध में, ये भी हवाला दिया जा रहा है कि 700 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं उन परिवारों के साथ न्याय का क्या, उसका बदला लेगी। अजय मिश्रा टेनी के कृत्य पर भी बदला लेगी। लखीमपुर खीरी में जो हुआ,
ये विपक्ष तो ये बात कर रहा है मनीष जी, तो कहीं थोड़ा बीजेपी टेंशन में है? नहीं, देखिए, जो कृषि सुधार कानून है उस कानून के मेरिट पे कोई सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोग का मत मिलना चाहिए, और वो मत नहीं मिला तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कानून को वापस लिया है। रही बात लखीमपुर की, तो लखीमपुर की एक दुखद घटना हुई। दुखद घटना में जो पीड़ित परिवार था उन्होंने जो तहरीर दी, उस तहरीर को अक्षरशः एफआईआर में तब्दील किया गया। जो आरोपी थे सभी लोग जेल में हैं। एसआईटी ने जिन धाराओं को बढ़ाने के लिए कहा गया उन धाराओं को बढ़ाया गया। पूरे प्रकरण में कहीं भी पीड़ित परिवार कभी भी सामने नहीं आया और आकर उसने नहीं कहा कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग राजनीति में जनता की अदालत से नकारे जा चुके हैं वो लोग उस घटना को सामने लाते हैं। तो न्याय पीड़ित परिवार को देना है, सरकार न्याय दे रही है, लेकिन राजनीति करने का अवसर नहीं मिल रहा विपक्ष को, तो बार बार उस इशू को चलाते हैं। रोहित जाखड़ हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला जी, उनसे पूछते हैं। रोहित जाखड़ जी, बीजेपी का कहना है कि देखिए जो काम बीजेपी कर सकती है वो सपा आरएलडी मिलकर नहीं कर सकती, खासकर जाट समुदाय के लिए। रोहित जी नमस्ते। जी बोलिए। नमस्कार भैया। मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि जो जाट के लिए भाजपा कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह का सामान सड़क पे कोई और दूसरा नहीं रख सकता। क्या 2015 में जाट आरक्षण पे किया हुआ वादा कोई और धोखा नहीं दे सकता। 2016 में जाटों पे चलाई हुई हरियाणा में गोलियां कोई और नहीं कर सकता। 2019 में इन्हीं के वरिष्ठ प्रवक्ता दिया हुआ बयान के चौधरीयों की चौधराहट खत्म कर दी, वो कोई नहीं कह सकता। 2020 और 21 में किसान आंदोलन में किसानों का दमन और शोषण और टहनी की निरीह किसानों पर चढ़ी हुई गाड़ी कोई और नहीं चढ़ा सकता। और ये समझ लें, ये जयंत है, दुष्यंत नहीं। ये विभाजनकारी दमनकारी नीतियों का अंत करेगा। मनीष शुक्ला जी क्या कहेंगे? पर इतना तो आप भी मानेंगे रोहित जाखड़ जी कि 2015 के बाद से वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमूमन जाट समुदाय के साथ साथ बाकी ज़्यादातर वोटरों ने जो वोट शेयर है वो बीजेपी का ही बड़ा है। 14 में हो, 14 में हो, 17 में हो, 19 में हो। लेकिन मनीष शुक्ला जी जवाब दे दें, उसके बाद फिर मैं वापस आपकी ओर। देखिए मनीष जी बोलिए। देखिए, मैंने पूरे संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, अभी भाई बता रहे थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जब देखती होगी कि मुलायम सिंह की पार्टी से जैन जी ने समझौता किया है तो निश्चित रूप से दुखी होते होंगे। और चौधरी अजीत सिंह जी अगर देखते होंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी से जैन जी ने समझौता किया है वो भी दुखी होते होंगे, क्योंकि सपा के प्रति क्या उनका भाव था। और अगर अभी झाकड़ साहब बैठे हैं, गूगल कर ले, अजीत सिंह जी ने क्या कहा था सपा के लिए। देखिए कब क्या कौन से वक्त पे कहा था, अब किस तरह का समीकरण बदल रहा है, बन रहा है। 2017 के एवज में 2022 में क्या माहौल है, ये तो फिर जो जनता है उसके मन में है क्या है वो ही बताएंगे। मेरे पास आज समय कम है लेकिन इस वार्ता को आगे जरूर बढ़ाएंगे। रोहित जाखड़ जी और मनीष शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा को यहीं पर हम विराम देते हैं। खबरें आगे रितिका के साथ।